नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक इतिहासकार के नजरिए से आज हम 700 साल पुराने ग्रंथों और दस्तावेजों की परतों को खोलेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक गाथा विकसित हुई और उसने सदियों से भारतीय जनमानस को इतनी गहराई तक प्रभावित किया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक पड़ताल की शुरुआत करते हैं और इतिहास के पन्नों में रानी पद्मिनी की किंवदंती की जड़ों को तलाशते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। 1303 की घेराबंदी के जो मूल दरबारी दस्तावेज है ना, उनमें इस रानी का कोई जिक्र ही नहीं है। सब एकदम खामोश है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दस्तावेजों का ये सन्नाटा समय के साथ भारत की सबसे बड़ी और स्थायी सांस्कृतिक किंवदंती में बदल गया? यही आज की हमारी सबसे मुख्य खोज है। आज की इस चर्चा को हम इन 6 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। इतिहासकार की दुविधा, 1303 की असल ऐतिहासिक घेराबंदी, सूफी कविता और उसके रूपक, राजपूत शौर्य गाथाएं, औपनिवेशिक काल और राष्ट्रवादी पुनर्कथन, और आखिर में आधुनिक मीडिया और देशभक्ति। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इतिहासकार की दुविधा की। किंवदंती में तथ्य खोजना। सच कहूं तो ये एक बहुत ही बुनियादी और बड़ी चुनौती है। सदियों पुराने काव्यात्मक अलंकरणों और कहानियों के बीच से ऐतिहासिक तथ्यों को बाहर निकालना, ये बिल्कुल भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। चित्तौड़ की घेराबंदी 1303 में होती है, लेकिन रानी का पहला पक्का जिक्र कब मिलता है? सीधा 1540 में, यानी मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में। सोचिए, वास्तविक घटना के 200 साल से भी ज्यादा समय के बाद। ये लंबा अंतराल हमें साफ साफ बताता है कि कैसे यादें धीरे धीरे इस समय के साथ कविता में ढल जाती हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, 1303 की ऐतिहासिक घेराबंदी। चलिए, कहानियों से निकलकर थोड़ा ठोस इतिहास की जमीन पर पैर रखते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ किले पर 1303 का जो सैन्य अभियान था, वो एक अकाट्य ऐतिहासिक सत्य है, और इसी ठोस जमीन पर बाद की सारी कहानियों की इमारत खड़ी की गई। अब ये जो 14वीं सदी का काव्यात्मक संदर्भ है, ये अमीर खुसरो के दस्तावेजों से आता है। खुसरो खुद अलाउद्दीन खिलजी के साथ उस सैन्य अभियान में मौजूद थे। उन्होंने हुदहुद पक्षी का जिक्र किया है। अब शिक्षाविदों में आज तक ये बहस चल रही है कि क्या ये हुदहुद असल में रानी पद्मिनी की तरफ कोई गुप्त इशारा था, या फिर महज एक राजनीतिक जीत का प्रतीकात्मक वर्णन। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि खुसरो ने कहीं भी रानी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा है। और फिर आता है ये आंकड़ा, 30,000। शुरुआती रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस घेराबंदी के दौरान एक ही दिन में 30,000 लोग मारे गए थे। ये एक बेहद क्रूर और खौफनाक ऐतिहासिक वास्तविकता थी। और सच तो ये है कि इसी भीषण संघर्ष और रक्तपात के ढांचे ने बाद में प्रतिरोध और बलिदान की इस महान किंवदंती को जन्म दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, सूफी कविता और रूपक। चलिए सीधे 16वीं सदी में चलते हैं, जब मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ने इस पूरी कथा को एक बिल्कुल ही नया और विस्तृत रूप दे दिया। अगर हम 17वीं सदी की पांडुलिपियों को डिकोड करें तो एक बहुत ही गहरा दार्शनिक नजरिया सामने आता है। सूफी और नाथ परंपराओं ने इसे कोई सीधा सीधा इतिहास नहीं माना, बल्कि आध्यात्मिक विकास का एक रूपक माना। देखिए, इसके मुताबिक चित्तौड़ मानव शरीर है, रतन सेन हमारी आत्मा है, पद्मिनी मानव मन को दर्शाती हैं, अलाउद्दीन खिलजी संसारिक मोह यानी माया है, और तोता वो मार्गदर्शक गुरु है। कमाल का नजरिया है ना? तो कुल मिलाकर जायसी की कहानी मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक खोज और वैराग्य पर केंद्रित थी। ये एक सूफी प्रेम कथा थी, जिसमें एक श्रीलंकाई यानी सिंघली राजकुमारी को पाने के लिए 7 समंदर पार करने का गहरा दर्शन छिपा था। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमारा चौथा हिस्सा, राजपूत शौर्य गाथाएं। 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत तक आते आते कहानी का रुख बदलने लगा था। क्षेत्रीय सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाने के लिए स्थानीय चारणों और भाटों ने इसकी संरचना में बड़े बदलाव किए हैं। हेमारतन जैसे लेखकों के साथ शुरू हुए इन राजपूत रूपांतरणों ने कहानी का मुख्य विषय ही बदल दिया। जो कहानी पहले सूफी परंपरा में प्रेम और वैराग्य की आध्यात्मिक खोज थी, वो अब राजपूत परंपरा में एक विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ अपने राज्य के सम्मान की रक्षा करने पर केंद्रित हो गई। यानी आध्यात्मिक दर्शन अब स्थानीय शौर्य में बदल रहा था।
और दिलचस्प बात तो ये है कि रानी की उत्पत्ति की कहानियों में भी भारी विरोधाभास है। एक तरफ जायसी का वो श्रीलंकाई मूल है, तो दूसरी तरफ स्थानीय पुंगल जन्म कथा, जो कहती है कि रानी का जन्म बीकानेर और जैसलमेर के बीच हुआ था। ये साफ दिखाता है कि कैसे भारत के अलग अलग समुदायों ने इस गाथा को अपनाया और रानी को अपना स्थानीय सांस्कृतिक प्रतीक बनाने के लिए कहानी को अपने सांचे में ढाला। इन शौर्य आधारित गाथाओं में उस घेराबंदी का जो दुखद अंत था, वो जौहर की ऐतिहासिक प्रथा के रूप में सामने आया। सम्मान की रक्षा के लिए किया गया ये जौहर प्रतिरोध का एक ऐसा शक्तिशाली और अंतिम प्रतीक बन गया, जिसने इस कथा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब आते हैं हमारे 5वें भाग पर, औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी पुनर्कथन। 19वीं सदी में एंट्री करते ही हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक लेखकों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों ने ही इस कहानी को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। ये पूरा घटनाक्रम मध्यकालीन दरबारी कविता और आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के बीच एक पुल का काम करता है। जेम्स डॉड ने 1829 में इन गाथाओं को अपनी किताब में पिरोया। वहां से ये कहानी सफर करते हुए ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता पहुंची। और पता है वहां क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाली लेखकों ने इसे एक क्षेत्रीय कहानी से निकालकर पूरे राष्ट्र के लिए देशभक्ति के प्रतीक में बदल दिया। आपने पद्मिनी महल में उस मशहूर दर्पण या शीशे वाली कहानी के बारे में तो सुना ही होगा। ये असल में 19वीं सदी में जोड़ी गई थी। ये एक बहुत ही सटीक रूपक है जो बताता है कि कैसे बाद के युगों ने इस कहानी को देखा और उसमें अपने खुद के मूल्यों और कल्पनाओं का अक्स पाया। और अब हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, आधुनिक मीडिया और देशभक्ति। 20वीं और 21वीं सदी की लोकप्रिय संस्कृति में भी ये कथा पूरी तरह से छाई रही है। जरा इस व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पर नजर डालिए। 1858 की बंगाली कविताओं से लेकर 1924 की मूक फिल्म सती पद्मिनी तक, फिर आज़ादी के बाद 1954 के उस मशहूर गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाए में इनका जिक्र, और 2018 की फिल्म पद्मावत को लेकर हुए तीव्र विवाद तो आपको याद ही होंगे। हर पीढ़ी ने इस कहानी को अपने तरीके से समकालीन और दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए रखा है। आज भी भारत में अलग अलग समुदाय रानी पद्मिनी को बहादुरी, नारित्व और बलिदान के एक सर्वोच्च आदर्श के रूप में देखते हैं। लेकिन एक इतिहासकार के नज़रिए से देखें तो इस अटूट जन आस्था और अकादमिक शोध के बीच हमेशा एक बारीक सा तनाव बना रहता है। और सच कहूं तो तथ्य और किंवदंती के बीच का यही द्वंद्व ही तो इतिहास को इतना जीवंत बनाता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। क्या किसी किंवदंती की ऐतिहासिक सटीकता वाकई इतनी मायने रखती है जब उसका सांस्कृतिक प्रभाव एक पूरे राष्ट्र की पहचान को आकार दे रहा हो? एक इतिहासकार की यात्रा सिर्फ तथ्यों को खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि कहानियां खुद इतिहास का निर्माण कैसे करती हैं। जब कोई किंवदंती लोगों के सम्मान और पहचान का प्रतीक बन जाती है, तो कहानियों की ये ताकत अकाट्य हो जाती है। इस ऐतिहासिक पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।